आदाब। इनकम्स, सेविंग्स, इन्वेस्टमेंट और डिजिटल इकोनॉमी पर बेस्ड खास प्रोग्राम लेकर हाजिर हूं मैं सोनिया सिंह। हमारे इस खास प्रोग्राम में आज हम बात करेंगे इन्वेस्टर्स के प्रोटेक्शन इन डिजिटलाइज्ड वर्ल्ड की। दरअसल सरकार की कोऑर्डिनेटेड एफर्ट्स की वजह से हाल के बरसों में डिजिटल पेमेंट्स में सिग्निफिकेंट इंक्रीज हुआ है। पिछले फाइनेंशियल ईयर में दिसंबर 2023 तक 11,660 करोड़ का डिजिटल पेमेंट ट्रांजैक्शन हुआ। लेकिन डिजिटल पेमेंट्स में इंक्रीज के साथ ही फ्रॉडुलेंट एक्टिविटीज़ के हाल के दिनों में काफ़ी तेज़ी आई है। लेकिन ये एक्टिविटीज़ के अलावा भी कुछ ऐसी बातें इन्वेस्टर्स के लिए फाइनेंशियल स्टेबिलिटी के लिए ज़रूरी होती हैं। उन्हीं में से एक है फाइनेंशियल लिटरेसी। ऐसे में हमारे लिए समझने वाली बात यह है कि इन्वेस्टर्स के प्रोटेक्शन का क्या मतलब है और इसके लिए हम इन्वेस्टर्स क्या कुछ कर सकते हैं, ये आज का बड़ा सवाल है। इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं दो खास मेहमान। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेन ट्रेड की फॉर्मर डायरेक्टर और प्रोफेसर डॉक्टर सतेंद्र भाटिया हमारे साथ मौजूद हैं और साथ ही स्टॉक मार्केट के जाने माने एक्सपर्ट डॉक्टर रवि सिंह। आप दोनों का हम प्रोग्राम में वेलकम करते हैं। शुरुआत लेडीज़ फर्स्ट, तो सतेंद्र जी से पूछेंगे। डिजिटल अरेस्ट की अगर हम बात करें, बहुत सारे ऐसे मामले सामने आए हैं जहां पर बहुत ही लिटरेट लोग, बहुत ही नामी गिरामी लोग, बहुत ही ऊंचे ओहदे वाले पढ़े लिखे लोग डिजिटली अरेस्ट होकर काफ़ी कुछ रकम ट्रांसफ़र कर देते हैं। ऐसे में क्या ऐसी चीज़ है, क्या ऐसा फियर है, इंटिमिडेशन है कि भोले भाले लोग तो ज़रूर फंस ही जाएंगे उसमें, लेकिन पढ़े लिखे लोग भी फंस रहे हैं? तो आपने जैसे कहा कि डिजिटलाइज वर्ल्ड है और इस डिजिटलाइज वर्ल्ड में हम ये ऐसी घटनाएं देख रहे हैं। अब जो भी टेक्नोलॉजी होती है उसका बहुत बड़ा पावर होता है और हम जैसे निवेशक हैं, इन्वेस्टर्स, हमें उस टेक्नोलॉजी का यूज़ करना है। लेकिन कुछ ऐसे लोग भी होते हैं जो हम कह देते हैं कि थ्रेट एक्टर्स या फ्रॉड एक्टर्स। इनफैक्ट आजकल देखा गया है कि वो ज़्यादा यूज़ कर लेते हैं क्योंकि उनका ऑलमोस्ट 24 आवर प्रोफेशन है कि टेक्नोलॉजी को कैसे यूज़ किया जाए ताकि आम लोगों को वो किसी न किसी तरह चंगुल में फंसाकर उनसे पैसा लिया जाए। हमें ऑफ कोर्स डिजिटलाइज्ड वर्ल्ड का फ़ायदे उठाने हैं और ये जो चीज़ें, घटनाएं होती हैं उन पर कैसे अंकुश लगा सकते हैं, उसका सबका प्रयोग है, सरकार का भी प्रयोग है। जैसे आपने कहा, पढ़े लिखे लोग भी डिजिटल अरेस्ट हो जाते हैं, तो इससे पता चलता है ये थ्रेट एक्टर्स, इन्होंने कितनी मेहनत करी होगी और उनको पता है सिर्फ टेक्नोलॉजी के यूज़ करने से ही सारा वो अपना काम नहीं कर पाएंगे। इसीलिए वो साइकोलॉजिकली भी एक तरह अपने विक्टिम को हिप्नोटाइज कर देते हैं। तो आप इमेजिन करिए, जन टेक्नोलॉजी ही इतनी पावरफुल है और साथ में साइकोलॉजिकली आप अगले को हिप्नोटाइज करके उसको कुछ भी पता नहीं चलता उस विक्टिम को कि वो क्या सोच रहा है। इनफैक्ट सोचने की पूरी शक्ति ही ऑलमोस्ट ख़त्म हो जाती है। जैसे जैसे ये थ्रेट एक्टर्स उस विक्टिम को बोलते हैं वैसे वैसे वो करता जाता है या करती जाती है और उनको पता भी नहीं चलता। तो इट्स अ वेरी सीरियस थिंग। इसीलिए वेरियस स्टेक होल्डर्स, उसमें सरकार भी आती है, उसमें हमारे सेबी भी आते हैं और आम NGOs जो कि इन्वेस्टर प्रोटेक्शन जिनकी एम है, सब लोग अब कहते हैं कि ज़रा ध्यान से करिए। और शुरुआत तो सिंपल चीज़ों से हुई थी, जैसे कोई लिंक भेज दिया, कोई फ्रॉडुलेंट लिंक भेज दिया, लोग उस पर क्लिक करते थे और सम फ्रॉड वुड हैपन, या फिशिंग ईमेल आती थी। अब वो चीज़ें थोड़ी सी पुरानी तो हो गई हैं, लेकिन अब इस नए तरीके डिजिटल अरेस्ट के साथ वो सारा कुछ कंबाइन कर रहे हैं ताकि किसी न किसी तरह फंस जाओ। इसी से हमें बचना है। जी, और कैसे बचना है, क्या क्या आपको सावधानी बरतनी है, वो सब हम इस शो में आज आपको बताएंगे। इसके अलावा जैसे स्टॉक मार्केट में जब आप इन्वेस्ट करते हैं, उन इन्वेस्टर्स के प्रोटेक्शन के लिए इस डिजिटलाइज्ड वर्ल्ड में क्या क्या कदम उठाए जा रहे हैं और कैसे आप ड्यूप हो सकते हैं, उसके बारे में अब हम रवि जी से पूछते हैं। रवि, पिछले 6 महीने में
करीब 70,000 ऐसे मिसलीडिंग सोशल हैंडल्स हैं, सोशल मीडिया हैंडल्स या फिर पोस्ट हैं जिन पर सवाल उठाए गए और उनको हटवाया गया। यानी कि इतने सारे इन्फ्लुएंसर्स वगैरह मौजूद थे। अब जब सेबी का नया सर्कुलर आया तो वो सब ठीक हुआ, लेकिन दर्शकों को आप क्या कहेंगे? उनको लगता है कि 100% गारंटी है अच्छे रिटर्न्स की। क्या वाकई में ऐसी कोई पॉसिबिलिटी होती है कि 100% गारंटी हो जाए? मैम, मैं इस पे तो आता हूँ कि शेयर मार्केट में किस तरीके से फ्रॉड करते हैं लोग, लेकिन उससे पहले जो मैम की बात थी मैं उसको थोड़ा कंटिन्यू कर देता हूँ। देखिए, हम तमाम तरीके के, जितने तरीके के हम लोग टेक्नोलॉजी यूज़ करते हैं, उतने तरीके के लूप होल्स आपको मिलते हैं। यानी कि सामने वाला आपको हर समय ठगने के लिए तैयार है, यानी कि आपको लूटने के लिए तैयार है और आपको उनसे बचना है। हम लेकिन सबको न्योता देते हैं कि आप आओ और हमें लूट के जाओ। उसका रीज़न सबसे बड़ा क्या है कि हम किसी भी चीज़ को यूज़ करने से पहले, किसी भी चीज़ को इंस्टॉल करने से पहले, अपने मोबाइल पे किसी के आधार कार्ड मांगने से पहले हम कभी उससे ये नहीं पूछते कि उसको क्यों चाहिए। जैसे मैं एक सिंपल एग्जांपल देता हूँ। आप होटल में जाते हैं, चेक इन करते हैं, वहाँ पर आपसे कहता है आधार कार्ड दीजिए, आप दे देते हैं, जबकि आप कभी उससे नहीं पूछते हैं कि क्या वोटर आईडी नहीं चलेगा। वो कह देगा नहीं, वोटर आईडी नहीं लूंगा। क्यों नहीं लेगा, उसका रीज़न कोई नहीं जानना चाहता, पहला। दूसरा, जब आप कहीं पे भी आप कोई अपनी आईडी देते हैं तो वहाँ पर उस आईडी को आप काट करके उसके बीच में आप कभी ये लिखते हैं कि मैं ये आईडी आपको इस यूज़ के लिए दे रहा हूँ। ये कभी कोई नहीं करता। शायद मेरे ख्याल से 100 में से 1 लोग करते हो। ये सारी चीज़ें आपके जो फ्रॉड है ना, उसके लिए सबसे पहले तरीका बता देती हैं, क्योंकि आपको सारी डिटेल्स इससे मिल जाती हैं, पहला। दूसरा, हम डरते किस बात से हैं? हमको इनकम टैक्स का कोई एक इंस्पेक्टर बोल दे कि हम इनकम टैक्स हैं, हम तुरंत डर जाते हैं। हमने चाहे चोरी की ना हो की, लेकिन हमें ये डर लगने लगता है कि नहीं, हाँ ऐसा क्या हो गया। पुलिस का फोन आ जाए तो हम डर जाते हैं। ये डर का फायदा सीधे सीधे जो इस तरीके की लोग हैं वो उठाते हैं। मेरा ये मानना है कि आप सबसे पहले डरना छोड़ दीजिए। जब आपने गलत काम नहीं किया या गलत काम किया भी हो तो भी आपको इमीडिएट, आपको इतना जल्दी रिएक्ट करने की ज़रूरत नहीं है, तो वहाँ पर आपको बचना चाहिए। दूसरा, यही सेम चीज़, जो जितनी चीज़ें मैंने बताई, वही चीज़ स्टॉक मार्केट पे भी अप्लीकेबल होती हैं। कैसे? आपका स्टॉक मार्केट पे डीमैट अकाउंट होता है, यानी कि कोई भी शेयर जो है वो इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में होता है और आपसे कोई कहता है कि आपके जो शेयर हैं वो आप मुझे ट्रांसफ़र कर दीजिए, या फिर आप शेयर अपने ही डीमैट पे रखिए, मुझे अथॉरिटी दे दीजिए, मैं आपको 40% का रिटर्न दूंगा। और इस तरीके की, ना जाने हमारे जो आजकल का जो सबसे बड़ा वायरस है जिसको हम रील कहते हैं, हम रात दिन उनको देखते हैं और उस चक्कर में, रिटर्न के चक्कर में, लालच में फंस जाते हैं और इस तरीके की गलतियां कर लेते हैं। सेबी ने और ख़ास तौर से एक्सचेंजेस ने इस पे बहुत बड़े स्टेप्स उठाए हैं। पहला, कहते हैं कि आप अपने डीमैट अकाउंट का आईडी और पासवर्ड किसी को ना दें। साथ ही किसी के लालच में, यानी कि अगर कोई कहता है कि मैं आपको 40%, 20% का रिटर्न दे सकता हूं, उससे भी दूरी बनाकर रखें, क्योंकि वो आपके साथ जब ऐसी गारंटी कर रहा है तो वो फ्रॉड करने की कोशिश कर रहा है। मार्केट में उतार चढ़ाव आता है, रिटर्न्स मिल भी सकते हैं, नहीं भी मिल सकते हैं, उसका डिसीजन खुद लीजिए। तीसरा, सेबी ने, देखिए अभी इन्फ्लुएंसर के ऊपर क्यों ऐसा चला है, क्योंकि इन्फ्लुएंसर इस तरीके की न्यूज़ को अट्रैक्ट करके, वो बना के अपने व्यूज़ बढ़ाने के लिए गलत सलत न्यूज़ दे देते हैं, क्योंकि उस गलत न्यूज़ का कोई यहाँ पर सरोकार नहीं है, कोई देखने वाला नहीं है, कि बस सिर्फ व्यूज़ आने चाहिए। कोई स्टॉक आज 100% बढ़ गया, अरे उस स्टॉक में अगर 1 रुपए का स्टॉक था, 2 रुपए हो भी गया तो उसकी कोई वैल्यू नहीं, उसमें कोई लिक्विडिटी नहीं, और ये लालच आपको पैदा किया जाता है। तो मुझे लगता है कि इस तरीके की चीज़ों को खास तौर से आपको दूर रहना चाहिए, बचना चाहिए। और कभी भी जो आपसे कहता है कि आपको मैं इतनी फिक्स रिटर्न दे सकता हूँ, बहुत से कॉल्स आपको आते हैं, कॉल्स आए तो सबसे पहले नो करना सीखिए। अगर वो सीख लिया तो आपके साथ फ्रॉड बंद हो सकता है। जी, कई तरीके हैं कि आंसर मत कीजिए अपना कॉल, अगर आपको लगता है कोई ज़्यादा ही तंग कर रहा है, नहीं तो काट दीजिए और उसके बाद उस नंबर को डिलीट कर दीजिए या ब्लॉक कर दीजिए, क्योंकि वो बार बार कॉल्स आते रहेंगे और कुछ पता नहीं आप कब उसको उठा लें, और फिर आप एक बार जब चक्कर में फंस जाएंगे बात करने के, तो फिर आपको लगातार कॉल्स अलग अलग नंबरों से आते रहेंगे। इस बीच अगर आप हमसे कोई सवाल पूछना चाहते हैं, हमारे पास 2 खास मेहमान मौजूद हैं, वो जवाब देंगे आपके सवालों का। टोल फ्री नंबर हम आपको स्क्रीन पर लगातार दिखाई रहे हैं, तो आप उठाइए अपना फ़ोन, बताइए कि आपके साथ कभी कुछ ऐसी धोखाधड़ी हुई क्या, या आपको कोई सवाल पूछने हो तो हमसे पूछिए। इस बीच पंप एंड डंप स्कैम्स जो होते हैं, वो किस टाइप से उनसे दूर रह सकते हैं हमारे दर्शक?
पंप एंड डंप ऑल्सो मतलब एक थोड़ी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सी इवेंट लगती है, राइट। और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी क्यों है? क्योंकि सडनली प्राइसेस ऊपर जाते हैं। हो सकता है देयर आर इंटरेस्टेड पीपल या ब्रोकर्स ही खुद ही वो परचेज करने लगते हैं कुछ सिक्योरिटीज़ को, जिसकी वजह से उनकी प्राइस एकदम तेज़ी से बढ़ती है। जब तेज़ी से बढ़ती है तो बाकी लोग जो देख रहे होते हैं उनको लगता है कि हमारे से शायद कोई मौका हाथ से खो गया है, अगर हम भी ले लेते तो फिर हम भी ज़्यादा प्राइस पर बेच के एक बहुत अच्छी इनकम कर सकते हैं। लेकिन क्योंकि अभी भी वो पंपिंग हो रही है तो अभी भी उनको दिख रहा है कि प्राइसेस बढ़ते ही जा रहे हैं, तो वो सोचते हैं कि चलो एक दो मौके छूट गए, अभी भी मौका है, तो इमीडिएटली जो इन्वेस्टर्स आम पब्लिक है वो भी खरीदने लग पड़ती है। और इतने लोग जब खरीदते हैं तो ऑब्वियसली शेयर प्राइस और भी ऊपर जाती है। लेकिन जब एकदम ऊपर चले गई उसके बाद वो जो लोग होते हैं उनके पास काफ़ी ज़्यादा होल्डिंग्स होती हैं, तो वो एकदम डंप कर देते हैं, मतलब सेल कर देते हैं सिक्योरिटीज़। और क्योंकि वॉल्यूम उनके पास ज़्यादा होता है तो एकदम प्राइस क्रैश करती है, जिसके लिए वो ऑलरेडी तैयार होते हैं, उन्होंने ऑलरेडी शॉर्ट सेलिंग करी होती है, राइट। तो इसीलिए बाकी जो इन्वेस्टर्स हैं उनका तो सारा पैसा खो जाता है। तो इसलिए हम कहते हैं कि जहाँ भी आपको लगे कि कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है, या तो हाँ कंपनी ने बहुत अच्छे रिजल्ट्स दिखाए हों तो उनके शेयर प्राइसेस जा रहे हैं तो समझ में आता है, या फिर अगर रिजल्ट्स अच्छे नहीं दिखाए, उनको बहुत सारे बड़े ऑर्डर्स मिले हैं, जैसे लेट्स से हमारे हिंदुस्तान एरोनॉटिकल्स को बाहर से किस एयरक्राफ्ट का या फिर कुछ और आर्म्स एंड एम्यूनेशन के बहुत बड़े ऑर्डर्स आए हैं, तो जिस दिन ऑर्डर की अनाउंसमेंट होती है उसी दिन HAL के शेयर्स की प्राइस बढ़ जाएगी। ऐसे बाकी कंपनीज के साथ होता है। तो देयर हैज़ टू बी सम फंडामेंटल रीज़न कि शेयर प्राइस क्यों बढ़ रही है। तो इसीलिए हम यही रिक्वेस्ट करते हैं इन्वेस्टर से कि जहाँ भी आपको लगता है कि प्राइस बढ़ रही है उसके पीछे ज़रूर जाइए, क्यों प्राइस बढ़ रही है वो समझना ज़रूरी है। और अगर आपको प्राइस का कारण नहीं मिल रहा, भी प्राइस ऊपर बढ़ती ही क्यों जा रही है, तो आप समझ लीजिए कोई ना कोई धोखा करने की ज़रूर कोशिश कर रहा है, ताकि हम इन्वेस्टर्स फंस जाएं, हमारा धोखा हो जाए, हमसे पैसा सारा ट्रांसफ़र उन लोगों के पास हो जाए। जी, तो ये सब चीज़ें आपको ध्यान में रखनी हैं। और कई बार ऐसा होता है रवि कि न्यूज़ से आपके शेयर की मूवमेंट बहुत बदल जाती है, और हम देखते हैं कि जो न्यूज़ आज आई है उससे बिल्कुल उलट न्यूज़ शायद 2 महीने पहले आई होती है और फिर उसी चीज़ को निगेट कर दिया जाता है। तो ये सब का भी खेल होता है क्या, ताकि जो दर्शक हैं, जो इन्वेस्टर्स हैं, वो न्यूज़ पढ़ रहे हैं, न्यूज़ पढ़ के इन्वेस्ट कर रहे हैं या उसको सेल कर रहे हैं, और जब वो प्राइस ऊपर जा रहा है तो उसके बाद फिर वो लॉस में जा रहे हैं। देखिए, सबसे बड़ी समस्या इस बात की है कि आम आदमी को 10% लगा, 1 लाख लगाकर यहाँ पर 10 लाख कमाना है। और जब लेकिन इसमें बस एक छोटी सी चीज़ और ऐड करनी है मुझे, रेटिंग एजेंसीज। हाँ, हर बार हम देखते हैं कि इस रेटिंग एजेंसी ने बोला कि अब निफ्टी इतना क्रॉस कर जाएगा, फिर दूसरी रेटिंग एजेंसी बोलती है कि ये वाले स्टॉक्स नीचे जाएंगे, फिर दूसरी एजेंसी बोलते हैं नहीं ये वाले स्टॉक्स अच्छे जाएंगे। सो किस पे विश्वास करें, किस पे नहीं करें? देखिए, ये सिलसिलेवार समझते हैं। सबसे पहले बात है जो मैंने बताया, ग्रीड, हमारा लालच, हमें 100 लगाना है और 1 लाख कमाना है, ये जो लालच है ये सबसे पहले पैदा करता है। और इसी को आगे बढ़ाते हुए आप क्या करते हैं, पहले स्टॉक ढूंढना शुरू करते हैं। छोटे मोटे स्टॉक्स 4 लोग बात करके बता रहे होते हैं कि ये स्टॉक पहले 10 रुपये ट्रेड हो रहा था और ये 100 जाएगा, तो आदमी को लगता है 10 रुपये का ही स्टॉक है, मैं इन्वेस्ट कर देता हूँ, ये 100 रुपये तो चला ही जाएगा, 100 नहीं जाएगा 20 जाएगा तो भी मेरे को पैसे मिल जाएंगे। और इस चक्कर में लोग इन्वेस्टमेंट करते हैं, उनको पेनी स्टॉक्स ज़्यादा पसंद आते हैं। दूसरी तरफ जब स्टॉक गिरता है तो कंपनियों को काफ़ी नुकसान होता है। नुकसान किस बात का होता है, उनकी लिमिट होती है,
वो अपनी बैंकों में अपने स्टॉक्स को गिरवी रखकर लिमिट लेते हैं, लोन लेते हैं और उसके बेसिस पे बिजनेस कर रहे होते हैं। कई कंपनियां ऐसा करती हैं। अब अगर शेयर प्राइस नीचे आता है तो कई प्रॉब्लम्स खड़ी हो जाती हैं, और इसीलिए जो आपने बताया वो न्यूज़ एजेंसीज, रेटिंग एजेंसीज या पॉजिटिव न्यूज़ का डेवलपमेंट कराया जाता है, क्योंकि इस तरीके की जो न्यूज़ होती हैं उनको आप कैसे पकड़ सकते हैं, उसका सबसे इंपॉर्टेंट यही तरीका है कि आपको, जैसे एक स्टॉक, आप कोई भी एक एग्जांपल XYZ, मैं यहाँ पे स्टॉक का नाम नहीं ले रहा हूँ क्योंकि अगर ऐसा लेने लगूंगा तो बहुत से स्टॉक आपके सामने आ जाएंगे, लेकिन फिलहाल एक XYZ मान लीजिए एक स्टॉक है और उसमें एवरेज वॉल्यूम 1 लाख का हो रहा है और अचानक से उसमें 5 लाख का वॉल्यूम आ जाता है। तो 5 लाख का वॉल्यूम 2-3 रीजन से आता है, या तो पंप एंड डंप जो मैम ने बताया वो हो रहा है, या फिर कोई न्यूज़ का डेवलपमेंट है। तो उसको 1 हफ्ते 2 हफ्ते आपको वॉच करना पड़ेगा। अगर वो सिर्फ 2 से 3 दिन के लिए 5 लाख का वॉल्यूम करने आया है तो पंप एंड डंप है, और अगर वो 3-4 दिन के बाद उसके अचानक से वॉल्यूम गिर जाते हैं तो इसका मतलब है कि उसमें कोई न्यूज़ आपको फैलाई गई होगी जिसमें आपको फंसाया गया होगा। तो बेस्ट तरीका यही है कि आप उसके एवरेज वॉल्यूम को देखें, और लो लिक्विड स्टॉक्स पे ही इस तरीके की एक्टिविटी होती है। अब जैसा तो रवि, एक सेकंड, एक कॉल आ रही है तो उसको भी ले लेते हैं ताकि दर्शक को ज़्यादा होल्ड ना करना पड़े। जी बताएं। हेलो, अपना सवाल बताएं, अपना नाम बताएं। जी, मेरा सवाल डॉक्टर रवि सिंह से है। मैं आकाश बोल रहा हूं कि जिस तरह पिछले हम 2-3 दिन से देख रहे हैं, पिछले हफ्ते में भी और आज भी हम देख रहे हैं कि मार्केट में बहुत तेजी है, तो इन्वेस्टर इस समय क्या पैसा लगाए या कुछ अभी थोड़ा और इंतजार करें? हम इन्वेस्टर प्रोटेक्शन की बात कर रहे हैं तो हमें थोड़ा सा डर भी लग रहा है ऐसे में मार्केट देखते हुए, तो हम डॉक्टर साहब से जानना चाहेंगे क्या कहना चाहते हैं इस पर। तो बहुत गिर गया था रवि मार्केट, और अब जब वापस उठ रहा है तो लोगों को विश्वास नहीं हो रहा है कि ऊपर ही जाएगा या एक बार फिर गोता खाएगा। थैंक यू वेरी मच सर, बिल्कुल आपने सही क्वेश्चन पूछा है, क्योंकि देखिए इस समय अभी पिछले 6 दिनों से मार्केट में जब ये पॉजिटिविटी आई तो अचानक से ऐसे लगता है कि सारे संकट के बादल जो हैं वो छट गए हैं। लेकिन आपको मैं बताऊं कि निफ्टी इस समय, जो आपने निफ्टी की जिक्र करी थी, 22,800 से बढ़ती हुई वापस 23,800, यानी 1000 पॉइंट की रैली आपने देख ली है, लेकिन 23,800 से ऊपर मार्केट यहां पर सस्टेन नहीं करेगा, पहला। दूसरा, यहां पर जितने भी स्टॉक्स आपको अभी दिख रहे हैं या आपके पोर्टफोलियो में काफी बड़े लॉसेस पे थे और वापस प्रॉफिट की तरफ आ गए, या अब उन लेवल्स पर आ गए हैं जहां पर आपको नेट पे 0 to 0 हो रहा है, यानी लॉस नहीं हो रहा, प्रॉफिट नहीं हो रहा, कॉस्ट टू कॉस्ट हो रहा है, तो मुझे लगता है कि अपनी पोजीशन को थोड़ा कम करना चाहिए और मार्केट की इस रैली पर अभी बहुत ज़्यादा विश्वास नहीं करना चाहिए। मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूं क्योंकि देखिए अभी भी इंटरनेशनल हालात उतने अच्छे नहीं हैं, ट्रम्प टैरिफ का अभी भी रिस्क है, जियोपॉलिटिकल टेंशन कम नहीं हो रहा है, रिसेशन चारों तरफ बढ़ रहा है। थोड़ा सा यहाँ पर जो फेड ने इंटरेस्ट रेट का डिसीजन लिया या फिर जो भारत में जो इकोनॉमी को थोड़ा सा बूस्ट मिल रहा है वो मिल रहा है, लेकिन ये जो अभी बाइंग आपने देखी वो राइट आपने बताया, इस समय सिर्फ FIIs ही यहाँ पर बाय कर रहे हैं जिसकी वजह से आपको ये पुल बैक दिख रहा है, लेकिन FIIs का भी ट्रस्ट नहीं कर सकते क्योंकि बहुत ज़्यादा लंबा बाइंग नहीं होगी। तो मुझे ऐसा लगता है कि फिलहाल स्टॉक मार्केट में भी 1-2 हफ्ते तक खरीदारी करने से तो बचना चाहिए, नंबर 1। नंबर 2, आपके पास जो स्टॉक्स हैं जो आपके कॉस्ट टू कॉस्ट हैं, थोड़ा प्रॉफिट में आ गए हैं, बहुत दिनों तक परेशान कर रखा था, उनसे थोड़ा दूरी बना कर रखिए। नंबर 3, सेक्टर भी मैं बता देता हूं, चूंकि आपने पूछा है कि सेक्टर में अगर जाते हैं तो फिलहाल आपको फार्मा, IT और रियलिटी काउंटर से बिल्कुल दूरी बनाकर रखिए क्योंकि इन पे विश्वास कर पाना थोड़ा मुश्किल है। फार्मा, IT और रियलिटी सेक्टर से थोड़ा दूर रहें, ऐसा रवि कह रहे हैं, और साथ ही ये भी कह रहे हैं कि हो सकता है कि 23,800 का लेवल टच करने के बाद एक बार फिर थोड़ा मार्केट अपने सपोर्ट के लेवल्स टेस्ट कर सकता है, राइट? बिल्कुल जी। तो आप जो बता रहे थे वो कंटिन्यू अगर रखना चाहें कि किस तरीके से, आई थिंक वो न्यूज़ की हम बात कर रहे थे कि कैसे वो इफेक्ट करती है। हाँ, अब इसी में देखिए जैसे स्टॉक मार्केट पे अब इस समय चूंकि देखिए पुल बैक दिखा तो क्या होता है कि जैसे PSUs आप देखिए सारे भागने शुरू हो गए, प्राइवेट में भी कई स्टॉक्स भागने शुरू हो गए। अब इस टाइम पे कई ऐसे स्टॉक्स में आपको न्यूज़ दिखाई देगी कि उसने अपने कंपनी के प्रॉफिट वापस से इंक्रीज कर लिए। 2 महीने में कोई ऐसा चेंज नहीं होता, इस तरीके की जो न्यूज़ होती है उससे बचिए। कंपनियां कई बार एक्सरसाइज करती हैं कि वो अपने आप को अपना बोनस इशू करने की इंफॉर्मेशन फैलाती हैं, या फिर ये कहती हैं कि बड़ा बोनस आ सकता है, बड़ा डिविडेंड आ सकता है, या फिर ये कह सकते हैं कि वो अपने स्टॉक को स्प्लिट कर सकते हैं, फंड कलेक्शन कर सकते हैं, कोई कंपनी का टेक ओवर कर सकते हैं। तो इस तरीके की
न्यूज़ को हमेशा रिलायबल सोर्स से देखिए, क्योंकि ये सारी न्यूज़ आप यूट्यूब के और रील के माध्यम से देखते हैं जो कि कई मामलों में झूठी नजर आती हैं और उसमें आप फंस जाते हैं। तो मुझे लगता है वहां से थोड़ा आपको दूरी बनाकर रखनी चाहिए। जी, और साथ ही एक और कॉल है तो उनको भी हम ले लेते हैं। बताइए आपका नाम क्या है और क्या सवाल आप पूछना चाहते हैं? मेरा नाम राजेश। जी राजेश। राजेश, आपको आवाज आ रही है या फोन कट गया? हेलो। हाँ राजेश, अपना सवाल पूछिए। मैं पूछना चाह रहा था कि अब इस टाइम हम डिफेंस सेक्टर में पैसा लगा सकते हैं? इन्वेस्टर प्रोटेक्शन की बजाय आई थिंक ये स्टॉक मार्केट का इशू है। तो बट एनीवे, डिफेंस सेक्टर, क्योंकि डिफेंस सेक्टर ने हमें बहुत ज़्यादा हरियाली दिखाई, उसके बाद फिर जिन लोगों ने उसमें पैसा लगाया या फ्यूचर्स खरीदे उनको काफ़ी नुकसान हुआ, लेकिन अब वापस से जब थोड़े से ग्रीन शूट्स नज़र आ रहे हैं तो अब क्या किया जाए? आप भी बताइएगा मैम। जी राइट। सो पहले तो मैं ये कहूँगी कि प्राइस मूवमेंट देखकर निवेश का डिसीजन नहीं लेना चाहिए कि अब प्राइस बढ़ रही है तो अब शुरू कर दो स्टॉक्स खरीदने, या प्राइस घट रही है तो बेचना शुरू कर दो। तो प्राइस देखकर, प्राइस इज जस्ट द एंड रिजल्ट। जैसे मैंने कहा, प्राइस के पीछे क्या है वो देखना ज़रूरी है। और अगर जैसे हम आपको बता रहे थे कि डिफेंस स्टॉक्स उन्होंने शायद उतना रिटर्न नहीं दिया, तो इवन द पीरियड, आप कौन सा पीरियड देख रहे हो, उनका रिटर्न ओवर 1 मंथ, ओवर 2 वीक्स, ओवर 6 months, ओवर 1 year। तो नॉर्मली हम कहते हैं कि अगर हम स्टॉक मार्केट में आ रहे हैं तो वी आर देयर फॉर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग, क्योंकि डे टू डे प्रॉफिट किसी भी स्टॉक में बनाना बहुत मुश्किल है अनलेस एंड अनटिल पूरी स्टॉक मार्केट फॉर मे बी एक्सटर्नल रीजंस वो ऊपर जा रही है। जैसे आजकल एक्सटर्नल रीजंस की वजह से वो नीचे जा रही है, एज मैम सेड, आइदर इट इज़ द यूएस प्रेसिडेंट, वहाँ से टैरिफ्स लग रहे हैं। सो दीज आर एक्सटर्नल रीजंस। हमें देखना है कि हमारी जो कंपनीज हैं इंटरनली कितनी स्ट्रॉन्ग है, क्या HAL को और भी ऑर्डर्स मिल सकते हैं, और अगर ऑर्डर्स मिलें क्या उनमें वो कैपेबिलिटी है कि वो खूब सारी प्रोडक्शन भी कर दें। अभी बीच में एक न्यूज़ आइटम आई थी जहां हमारे इंडियन एयरफोर्स चीफ ही कह रहे थे कि वो जितने उन्होंने कमिट किया था कि इतने हम एयरक्राफ्ट दे देंगे, उतने बिल्कुल वो दे नहीं पाए। तो हमें कैपेबिलिटी भी देखनी है। अगर हम खुद कन्विंस्ड हैं कि ठीक है अभी कैपेबिलिटी नहीं है, बट वो बहुत इन्वेस्ट कर रहे हैं कि उनकी कैपेबिलिटी बढ़ जाए, अगर हमारी ये कंक्लूजन है तो डेफिनेटली हमें डिफेंस स्टॉक्स लेने चाहिए। तो मेरा सिर्फ यही रिक्वेस्ट है कि प्राइस मूवमेंट को एक इंडिकेटर मत बनाइए कि स्टॉक लेना है कि बेचना है। इनके पीछे कंपनी की स्ट्रेंथ क्या है और एक्सटर्नल एनवायरनमेंट फेवरेबल है या अनफेवरेबल है, ये दोनों चीज़ें देखकर फिर आप एक निवेश का डिसीजन लेना और चाहिए। पैसा बोलता है कि इस प्रोग्राम में कई बार जब मैम आई हैं तो उन्होंने कहा है कि अगर आप इन्वेस्ट कर रहे हो, शेयर्स खरीद रहे हो, तो ये सोच के खरीदिए कि आप जिंदगी भर के लिए वो खरीद रहे हैं। एक और कॉलर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। जी, अपना नाम बताइए और अपना सवाल बताइए। हेलो, हाय मैम, गुड आफ्टरनून। मेरा नाम मैं ये जानना चाहता हूँ कि डिजिटल मार्केट में ऑनलाइन का जो एक ऑनलाइन फ्रॉड का एक डर रहता है, उससे बचने के लिए हम क्या किन बातों का ध्यान रख सकते हैं, क्या कर सकते हैं? एक बार फिर बताएं कि ऑनलाइन फ्रॉड्स। ऑनलाइन फ्रॉड्स, ओके ठीक है। ऑनलाइन फ्रॉड्स से किस तरह बचा जाए रवि? देखिए, सबसे ऑनलाइन फ्रॉड अगर आप स्टॉक मार्केट पे बात कर रहे हैं तो देखिए सबसे पहले मैं यही कहता हूँ कि एक तो डब्बा ट्रेडिंग बिल्कुल मत करिए, क्योंकि आजकल डब्बा ट्रेडिंग का भी बड़ा शौक हो गया है लोगों को और लोग बिडिंग करके डब्बा ट्रेडिंग करते हैं, पहला। दूसरा, अगर स्टॉक मार्केट पे देखते हैं तो उतना ऑनलाइन आपके साथ फ्रॉड होने के चांसेस कम होते हैं, क्योंकि कई बार आप ऐसा होता है कि आपको स्टॉक की रिकमेंडेशन दी गई, आपने उसको खरीद लिया, लेकिन वो आप अपने डीमैट या अपने ट्रेडिंग अकाउंट पे खरीदते हैं। तो फिलहाल स्टॉक मार्केट से ऑनलाइन उतना आपको फर्क नहीं पड़ता। तीसरा, सबसे बड़ी बात है कि आप जब ब्रोकर यूज करते हैं, जहां पर ब्रोकर डिफॉल्ट कर जाते हैं, वो एक आपके साथ फ्रॉड जरूर होने की प्रोबेबिलिटी होती है। तो हमेशा रेपुटेटेड ब्रोकर को आप करिए। जैसे कि एग्जांपल के लिए टॉप 10 लिस्ट अगर आप निकालेंगे तो आपको मोतीलाल ओसवाल, रेलिगेयर या फिर आनंद राठी
इस टाइप के जो ब्रोकर्स हैं इन सब के साथ ट्रेड करिए। ज़ीरोधा ऑनलाइन अगर कर रहे हैं तो ज़ीरोधा के साथ कर सकते हैं। ये सब में आपके साथ फ्रॉड होने के चांसेस कम होते हैं। इसमें सबसे फ्रॉड कहाँ पर होता है, जब आपसे कोई ये कहता है कि आप अपना पैसा हमें हमारे अकाउंट पे ट्रांसफर कर दीजिए, हम आपको फिक्स रिटर्न दे रहे हैं। इस टाइप के कमिटमेंट से आप बिल्कुल बच कर रहिए, क्योंकि वही आपके साथ यहाँ पर ऑनलाइन फ्रॉड करने की कोशिश करते हैं। ऑनलाइन फ्रॉड में मुझे एक और चीज़ याद आती है सत्येंद्र जी, कि जैसे बहुत सारे टेलीग्राम चैनल्स खुल चुके हैं और उनमें क्या करते हैं लोग कि हम एक पूल बना रहे हैं इन्वेस्टर्स का, तो वहाँ पर आप अपना पैसा डालिए और हमारे पास ये वाले राइट्स हैं कि मार्केट खुलने से पहले, अपर सर्किट लगने से पहले हम ले लेंगे उसको कम प्राइस पर। इस टाइप के जो फ्रॉड में लोग हैं वो फंस भी जाते हैं लोग। हाँ बिल्कुल, एक तरह का कलेक्टिव स्कीम हो जाती है ये। जैसे इन्होंने कहा कि हमें रिटर्न्स तो कुछ ज़रूर मिलते हैं स्टॉक मार्केट में, बट जैसे आपने डिस्क्राइब किया कि आप इतने पैसे दीजिए और हम ऑफ मार्केट आज खरीदेंगे तो आपका रिटर्न बढ़ भी सकता है, तो उससे दूर ही रहना चाहिए। तो ऑनलाइन में मैं ये भी कहूँगी कि जो ऐप आप यूज़ कर रहे हो वो प्लीज़ देख लीजिए, इज़ इट अ जेन्युइन ऐप और नॉट, इज़ इट अ रजिस्टर्ड ऐप और नॉट। ओके, कुछ नाम तो हमें पता ही है, ज़ीरोधा, ग्रो एट्सेट्रा, बट आजकल नए नए ऐप्स आ रहे हैं जहां जिनको आप यूज़ करके पैसा इन्वेस्ट कर सकते हो, लेकिन उनका वो कितने जेन्युइन हैं वो देखना बहुत ज़रूरी है। और अगर आपने ऐप डाउनलोड किया है तो डाउनलोड भी या तो उनकी वेबसाइट से करिए, नॉट कि आप गूगल पर लिखें और फिर डाउनलोड कर लें, वो आपके साथ धोखा हो सकता है। या फिर लाइक एप्पल स्टोर, एंड्रॉयड स्टोर, वहाँ से लीजिए। तो रजिस्ट्रेशन ऑफ द ऐप, रजिस्ट्रेशन ऑफ द ब्रोकरेज फर्म, रजिस्ट्रेशन इवन जो आपको एडवाइस कर रहा हो, इज़ ही अ रजिस्टर्ड इन्वेस्टमेंट एडवाइज़र, सबकी रजिस्ट्रेशन प्लीज़ देख लीजिए। और अगर कोई लिंक मिला है तो उस लिंक को गूगल पर लिख के देख लीजिए वो कोई वेबसाइट भी जेन्युइन है कि नहीं। ये बहुत सिंपल स्टेप्स हैं, ऑलराइट, लेकिन ये सिंपल स्टेप्स करने भी बहुत ज़रूरी हैं। उसके बाद जैसे मैंने कहा था कि आपको थोड़ा सा, अगर आप मार्केट में आए हैं, अगर आपके पास एडवाइज़र भी हुआ, आपको थोड़ा सा समय तो देना पड़ेगा, थोड़ा सा पढ़ना पड़ेगा उस कंपनी के बारे में, प्रमोटर कौन है, कैसा उसका रिकॉर्ड है, क्या उसके खिलाफ कोई फ्रॉड की न्यूज़ तो नहीं आई हुई। तो जिस भी कंपनी में आप इन्वेस्ट कर रहे हो, प्लीज़ उसका नाम गूगल पे लिख के क्या क्या न्यूज़ आई हुई हैं उस कंपनी के बारे में, उस ब्रोकर के बारे में, उस ऐप के बारे में, सारा वो प्लीज़ देख लीजिए, क्योंकि अगर आप ऐसे करेंगे तो आप काफ़ी फ्रॉड से बहुत आसानी से बच सकते हो। मैं इसमें एक चीज़ ज़रूर ऐड करना चाहूँगा। मैम ने बहुत अच्छी बात कही। हम लोग ऐप को डाउनलोड करते हैं तो हमेशा गूगल पे टाइप करके और फिर ऐप ढूंढ लेते हैं, लेकिन मेरा ये मानना है कि आप उसके अगले स्टेप को ध्यान दें। आप जब इंस्टॉल करते हैं तो आप बहुत सी चीज़ों को पढ़ते ही नहीं है, बस टिक करते हुए ओके ओके करते हुए चले जाते हैं, जो सबसे जल्दबाजी में जो सबसे बड़े फ्रॉड का वो बनता है। क्योंकि आपने कभी अगर कोई ऐप इंस्टॉल करी, आजकल जितनी भी ऐप इंस्टॉल करी है मैम, उनमें आता है कि आप अपनी लोकेशन आप शेयर करना चाहते हैं। अरे भैया, ये लोकेशन शेयर करने वाली बात आनी ही नहीं चाहिए कि हम करना चाहते हैं, नहीं करना, हम नहीं करना चाहते हैं, ये सभी ये करते हैं, लेकिन ऐप आपसे मांगती है और आप परमिशन दे देते हैं। फिर ये तो है कि आप अपने जो भी इसकी फोटोज हैं उसकी आप परमिशन दे रहे हैं, कॉन्टैक्ट की परमिशन। तो इस तरीके के जो भी ऐप हैं वो आपके साथ 99% चांसेस होते हैं कि वो आपके साथ फ्रॉड कर सकते हैं और करते भी हैं। तो मुझे लगता है कि ऐप को इंस्टॉल करते समय आपको आप जब टिक कर रहे हो तो आप उसको जरूर ध्यान से पढ़ें, क्योंकि आप जैसे ही परमिशन देते हैं आप जिम्मेदार हो जाते हैं, और आपके साथ अगर फ्रॉड हो जाएगा तो सुनवाई भी फिर उस केस में नहीं हो सकती, क्योंकि परमिशन आपने दी है। तो ये जरूर ध्यान रखें। ठीक है रवि, ये फ्रॉड तो हम चलो मान सकते हैं कि अलग अलग तरह के फ्रॉड्स हैं, लेकिन कई बार फाइनेंशियल कंपनियां खुद अपने जो रिजल्ट्स हैं वो एक्यूरेटली नहीं बताती हैं, तो उसमें अब इन्वेस्टर बेचारा क्या करे? देखिए, मुझे हंसी इसलिए आ रही है क्योंकि मैं एक बहुत बड़ी कंपनी है, मैं अब नाम नहीं यहाँ पर ले रहा हूँ, लेकिन आप लोग समझ जाएंगे, काफ़ी आप लोगों ने ऑर्डर दिए होंगे और उसका सर्विसेज का मज़ा लिया होगा। अब उस कंपनी की मैं बैलेंस शीट पढ़ रहा था, उस कंपनी ने दिखाया कि उसको 65 करोड़ का 60 करोड़ का प्रॉफिट हुआ। जब मैंने जाकर, जैसा मैम ने कहा, मैंने उस पूरी कंपनी की डिटेल पढ़ी, तो हुआ ये कि पता ये चला कि कंपनी ने अपने ऑपरेशन में
100 करोड़ का करीब 65 करोड़ 70 करोड़ का करीब लॉस किया हुआ है, लेकिन जो शेयर लिस्ट कराया था उसका पैसा उन्होंने एफडी में डाल करके उससे 120 करोड़ की इनकम कर रखी है। तो यानी कि आपके पैसे को ले करके उन्होंने एफडी कर रखी और उस पे रिटर्न निकाल करके फिर उसके बाद वो अदर सोर्सेज इनकम हो गई और उसको कंपाइल कर दिया और कंपनी ने दिखाया कि मेरा नेट में इस बार 65 करोड़ का प्रॉफिट हुआ, शेयर 20% अप हो गया और आप लोगों ने खूब झूम के लिया है। अच्छे से समझ में आ रहा है। तो इस तरह के फ्रॉड को पकड़ने के लिए ही या इस तरीके की कंपनियों की चालाकी, मैं फ्रॉड नहीं कहूंगा, इसको चालाकी कहूंगा, को पकड़े, हमेशा जाकर उसकी बैलेंस शीट को एक बार को देखें। नहीं देख सकते हैं तो सीए की राय लें, नहीं ले सकते तो किसी दूसरे की राय लें। और वैसे भी मेरा एक मानना है, जितनी भी ये ई कॉमर्स और जो इस तरीके के सर्विसेज देते हैं उनका सर्विसेज का खूब मजा लीजिए। जैसे फ्लाइट में आप जाते हैं तो फ्लाइट में खूब जाइए, आप यूपीआई यूज करते हैं खूब यूज करिए, लेकिन उन कंपनियों के शेयर को कभी मत खरीदिए क्योंकि वो आपको प्रॉफिट नहीं देंगे। जितना डिस्काउंट आप पा रहे होंगे वो डिस्काउंट भी आपसे ले लेंगे और आपको पता भी नहीं चलेगा। तो मेरा ऐसा मानना है और उन कंपनियों की बैलेंस शीट को एनालाइज करने के बाद ही ये बात मैं कह रहा हूं। तो आप लोग ऐसी कंपनियों से जरूर बच के रहें। तो हिंट आप दे रहे हैं कुछ कुछ के सर्विस सेक्टर में है वो कंपनी जिसका आपने देखी है बैलेंस शीट, लेकिन इसके अलावा इन्वेस्टर क्या कर सकता है? मतलब कि माइक्रो पे ना जाए, पेनी में ना जाए, मिड कैप कंपनीज में ना जाए, किस में जाए? मतलब सिर्फ लार्ज कैप ले? नहीं, आपने बहुत अच्छा ये सवाल तो सबसे पहले मुझे लगता है आपको पूछना चाहिए था क्योंकि आदमियों को यही कंफ्यूजन होती है। देखिए, आपके पास स्टॉक मार्केट में 5000 से ज्यादा कंपनियां लिस्टेड हैं, जिसमें एनएससी और बीएससी सब मिला लीजिए। अब आपको क्या करना है, कुछ बहुत सिंपल स्टेप्स हैं। पहला, निफ्टी पे 50 कंपनीज आती हैं, सेंसेक्स में 30 कंपनीज आती हैं जो कि कॉमन है। तो निफ्टी 50 हो गई आपकी टॉप लिस्ट, आप उसको लिख लीजिए कैटेगरी ए। उसके बाद फिर निफ्टी के ही 200 कंपनीज को आप देखिए, यानी कि अगर आप निफ्टी 200 कंपनीज को देखेंगे तो टॉप 200 कंपनीज आ जाएंगी, उन लिस्ट को ले लीजिए। इसी तरीके से मिड कैप और स्मॉल कैप में भी टॉप 50 कंपनीज से ज्यादा लेने की जरूरत नहीं है। और आपको एक बढ़िया सी बात बताऊं जो आपके पोर्टफोलियो पे है, कभी भी अपना पोर्टफोलियो या स्टॉक बना रहे हो तो मैक्सिमम स्टॉक आपको 50 से 60 रखने चाहिए और मिनिमम में जाइए तो आप 5 से 25 स्टॉक के बीच में रहिए। उससे ज्यादा खरीदोगे दिमाग नहीं चलेगा, मन नहीं लगेगा, हाथ नहीं चलेगा और ना आप मैनेज कर सकते हो। तो इस तरीके की चीजों को अगर आप एक्सरसाइज करते हो तो आप हमेशा अच्छे स्टॉक्स खरीदोगे और अच्छी तरह से रिटर्न कमा पाओगे। अब टॉप कैसे लिस्ट आपको, कैसे लार्ज कैप कैसे आपको समझना है, जो सबसे ज्यादा मार्केट कैप के हिसाब से मार्केट कैपिटलाइजेशन है उन कंपनीज के 50 स्टॉक को चूज कर लीजिए। इसी तरीके से जब आप मिड कैप और स्मॉल कैप देख रहे हो तो उसमें भी एक लिमिट डाल दीजिए कि आपको जिन मार्केट जो कंपनीज लिस्टेड हैं उनका मार्केट साइज 10,000 करोड़ से अगर नीचे है तो मैं उन कंपनीज को देखूंगा ही नहीं। इनफैक्ट म्यूचुअल फंड भी आपका जब पोर्टफोलियो बनाता है तो इस बात का ध्यान रखता है कि वो 3,000, 5,000, 7,000 करोड़ वाली कंपनियों को दूर रखता है। हाँ, इनमें इन्वेस्ट जरूर करिए लेकिन राय लीजिए, पहला। दूसरा, फंडामेंटल को समझते हुए। तीसरा, यहां पर इस बात का कि कम से कम उन कंपनियों पे मिनिमम निवेश रखिए। लोग क्या करते हैं, उल्टा करते हैं, टॉप कंपनियों में ज्यादा निवेश ना करके कम करते हैं और जो इस तरीके की पेनी कंपनीज होती हैं पैसा डबल करने के चक्कर में उनमें ज्यादा निवेश कर देते हैं, जहां पर उनके साथ ये फ्रॉड होता है। जी, तो म्यूचुअल फंड का इन्होंने जिक्र किया, तो सत्येंद्र जी कोई म्यूचुअल फंड में भी सावधानी बरतनी है क्या? वहाँ पे भी कोई इस टाइप के स्कैम्स हो सकते हैं? स्कैम्स वहाँ पर थोड़े से कम होंगे डेफिनेटली, ओके, क्योंकि वो काफ़ी डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं। बट डेफिनेटली जो हम कहते हैं एसेट मैनेजर, उसके बारे में तो डेफिनेटली देखना ज़रूरी है भी उस एसेट मैनेजर का रिकॉर्ड कौन है। एसेट मैनेजर मतलब जिसको हम पैसा दे रहे हैं, फंड मैनेजर, उसका रिकॉर्ड क्या है, क्या जैसे वो एथिकल है, क्या उसने कभी पहले फ्रॉड किया हुआ है कि वो खुद
पर्सनल बेनिफिट के लिए, ऐसे एक दो केसेस हमने देखे हैं जहां फंड मैनेजर जहां इन्वेस्ट करते हैं उन्होंने लिटरली पर्सनल बेनिफिट के लिए किए। बट इफ़ यू से लार्ज स्केल, ऐसा लार्ज स्केल उसमें होता नहीं है क्योंकि रेगुलेटरी फ्रेमवर्क भी बहुत स्ट्रॉन्ग है। सेबी इज डेली मॉनिटरिंग, तो वहाँ पर थोड़ा कम है डेफिनेटली, बट इंडिविजुअल कंपनीज में ज़रूर होता है, जिसके जैसे इन्होंने कहा फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स जहाँ तक हो सके, और इवन ऑफ म्यूचुअल फंड्स एनएवी हमेशा पब्लिश होती है, तो वो इन्वेस्टर्स को ज़रूर पढ़ना चाहिए। मैं मान सकती हूँ कि सारे इन्वेस्टर्स वो बैलेंस शीट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट नहीं समझ सकते, राइट। अकाउंटिंग सभी को नहीं आती, अगर आती भी है तो जैसे हमें पता है कि अकाउंटिंग में भी लोग फ्रॉड कर लेते हैं, तो इसीलिए हम कहते हैं नहीं भी समझ आती, एक बार देखना ज़रूरी है। और आजकल तो जैसे ही कंपनीज अपने रिजल्ट्स पब्लिश करती है, इतने सारे एनालिस्ट्स इमीडिएटली एनालाइज करके आपको न्यूज़पेपर्स वगैरह में उस कंपनी के बारे में बताते हैं। तो हम भी यही कहेंगे कि जैसे रिजल्ट्स निकलता है, एक दो दिन तो देख लीजिए कि बाकी एनालिस्ट्स क्या कह रहे हैं, अगर आप खुद एनालाइज नहीं कर सकते। देखो भी, अगर आपने बैंक से पैसा हटाकर मार्केट में लाया है, तो बैंक में जब आप इन्वेस्ट करते हो, अगर बैंक आपको कह रही है कि हम 6% इंटरेस्ट देंगे, आपको कोई रिसर्च नहीं करनी, बैंक देगी, गारंटीड है, ऑलराइट। न भी वो बोलें तो भी गारंटीड है। बट मार्केट में जब जा रहे हो, मार्केट बाय डेफिनेशन वॉलेटाइल है, तो वहाँ गारंटीड नहीं हो सकती, तो वहाँ आपको मार्केट की एनालिसिस करनी होगी। बिल्कुल, यानी कि यहाँ पर बहुत सोच समझ के आपको फैसला लेना होगा। तो रवि, जैसे प्री आईपीओ इन्वेस्टमेंट का भी एक स्कैम होता है, तो उससे कैसे बचा जाए? कई लोग उसमें फंस जाते हैं, और आईपीओ खुद एक कई बार स्कैम बन के निकलता है, तो उस हालांकि अब तो सेबी के रूल्स बहुत टाइट हो गए हैं, और लेकिन जिनको फ्रॉड करना है उनको रोका नहीं जा सकता। देखिए, मैं मैम की एक बात को यहाँ पर मुझे जो अचानक से याद आई, मैं उसको पहले ऐड कर देता हूँ, फिर आईपीओ मार्केट पे आता हूँ। एक्चुअली में जो मैम ने बताया कि म्यूचुअल फंड आप जब खरीदते हैं तो आप म्यूचुअल फंड, ठीक है, आप ये सारी चीज़ें देखिए, लेकिन फ्रॉड इससे एक स्टेप पहले होता है, और पहले ही आप फंस जाते हो। कैसे? आपको म्यूचुअल फंड ये दिखाया जाता है कि इस म्यूचुअल फंड पे हम निवेश करेंगे, सारा कन्विंस करेंगे। वो सारी चीज़ें जब आप समझ लेते हो तो आपसे वो बड़े प्यार से बोलता है, सर इस तरीके से हम म्यूचुअल फंड पे करेंगे, तो आप अपना पैसा या चेक जो है वो मुझे दे दीजिए, और मैं इस वाले म्यूचुअल फंड पे लगाकर, और जब जरूरत होगी तो इससे चेंज करके आपको गारंटेड रिटर्न निकाल के दूंगा। और वहीं आपके साथ ये फ्रॉड होता है, और ये केसेस हमारे पास कई बार रिपोर्ट हुए हैं जिसमें कि पैसा उन्होंने म्यूचुअल फंड के लिए दे दिया, और इनफैक्ट वो बाकायदा 1-2 महीने तक उसका स्टेटमेंट भी भेजते हैं। मैं आपको बता रहा हूं ये बात कि आपने चेक दिया और उन्होंने स्टेटमेंट भेजा, तो आपको लगा कि आपका म्यूचुअल फंड है, लेकिन 3-4-6 महीने के बाद पता चला ना स्टेटमेंट आया, और ना चेक का पता, और ना आपके वो बंदा मिलता है। फिर जब हमें पता चलता है अच्छा ऐसा केस हुआ, तो आप, ऐसा नहीं है कि आपने म्यूचुअल फंड लिया और आप सो गए, जाकर म्यूचुअल फंड को एक बार, अपना म्यूचुअल फंड जो वो स्टेटमेंट दे रहा है उस नंबर को जाकर एक बार डालकर देखिए जरूर कि हाँ वो म्यूचुअल फंड का वो नंबर सही है, या उसने वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट या वो कोड जो जनरेट कर रहा है वो आपको दिया गया। तो यहाँ इस फ्रॉड से पहले बचें, जिससे कि आप गलत म्यूचुअल फंड आप खरीद रहे हैं, लेकिन पता चला आप म्यूचुअल फंड खरीद ही नहीं रहे हैं, वो पहले ही आपको बुद्धू बना के निकल जा रहे हैं। दूसरा, आपने जो बात कही कि आईपीओ मार्केट की, देखिए सेबी ने जरूर यहाँ पर रूल टाइट किए हुए हैं, लेकिन इस समय एसएमई और मेन बोर्ड, एसएमई का मतलब होता है जो छोटे आईपीओ आते हैं, छोटे साइज के आते हैं, जो जिनका साइज 20 करोड़ से नीचे का होता है, और फिर उसके बाद दूसरे जो आईपीओ आते हैं जो 150 करोड़ से ऊपर होते हैं। कई बार ऐसा होता है कि यहाँ पर रूल तो जरूर है कि आपकी 3 साल की बैलेंस शीट जो है वो पॉजिटिव होनी चाहिए, ये कई रूल्स हैं, लेकिन यहाँ पर मैनिपुलेशन भी देखने को मिलता है कि बैलेंस शीट को वो लोग प्रॉफिट में दिखा देते हैं, या फिर वो जानबूझकर इस तरीके की चीज़ें करते हैं जो सेबी के रेगुलेशन को वो चीट करने की बात कह लें कि वो क्वालिफाई कर जाते हैं। अब उसके बाद क्या शुरू होता है? उसके बाद शुरू होता है ब्रांडिंग। ब्रांडिंग से बचिए। आपको एक एग्जांपल याद दिलाता हूँ, एक पावर का एक स्टॉक आया था, नाम तो आपको याद ही आ गया होगा, जिसने कि जबरदस्त ब्रांडिंग करी थी बिना किसी बेस के, और उसके बाद सारी दुनिया को लगा कि बस यही, सारे भारतवासियों को लगा कि बस यही एक आईपीओ ऐसा है जिसमें मैं इन्वेस्ट करूंगा और मैं अरबपति बन जाऊंगा।
और आज तक उस आईपीओ का प्राइस तक नहीं आ पाया जिस प्राइस पे वो लिस्ट था। तो मेरे हिसाब से ब्रांडिंग का मतलब है जो आप न्यूज़ देखते हैं, सब लोग पढ़ते हैं, सबकी बातें सुनते हैं, उससे ज़रा बचिए। फंडामेंटल देखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी। दूसरा, आईपीओ को जब भी आप निवेश करें तो बहुत सतर्क रहें, क्योंकि कंपनियां सिर्फ आईपीओ के टाइम पे ब्रांडिंग करती हैं। उस टाइम पे आपको टीवी चैनल्स पे वो सारे लोग, रिपोर्टर और इन्वेस्टर जो एनालिस्ट होंगे वो भी उसके बारे में बताते हुए नजर आएंगे। बाकी जब लिस्ट हो जाएगा और 50% डाउन हो जाएगा तो सब गायब हो जाते हैं। तो मेरे हिसाब से पहले आपको यहाँ पर इस बात का जरूर ध्यान रखना है कि भेड़ चाल से बचिए। हमेशा आईपीओ जब भी इन्वेस्ट करें, कंपनी के बारे में R&D जरूर करके करें, और जिस कंपनी का नाम नहीं सुना, जिस कंपनी के बारे में पता नहीं, एग्जाम्पल के लिए SME आईपीओ की एक चर्चा आपको बताता हूं। एक कंपनी का एक 8x8 का सिर्फ एक शॉप था, और उस कंपनी के लिए जिसकी खुद की वो बेचारा मांग रहा था 10 करोड़ रुपए, और उसको जिस हिसाब से लोगों ने सोचा कि ये एकदम ब्लास्ट है, क्योंकि इस समय ईवी का समय चल रहा है, तो ईवी का लोगों ने सुना और लगा कि ये कंपनी ईवी पे बहुत बड़ा कुछ कर सकती, तो पता चला उसको 1500 करोड़ रुपए का ऑफर हो गया। उसने बोला मैं करूं क्या इस पैसे का? हाँ, तो करूं क्या, वो क्या करेगा? आपका पैसा वो ले भी लेगा तो वो भी भाग जाएगा। तो इस तरीके की चीजों से बचिए, कंपनी के बारे में समझिए। वो दिल्ली की एक कंपनी थी जिसने शोरूम खोला हुआ था। तो मेरे हिसाब से इस तरीके की चीज़ों को जरूर आप समझ के, यानी कि आप उसके बारे में पढ़ें, डिटेल देखें। नहीं देख सकते हैं तो फाइनेंशियल एडवाइज़र, हम लोग हैं, बहुत से ऐसे आते हैं जो रजिस्टर्ड फाइनेंशियल एडवाइज़र हैं, उनसे जाकर एक बार जरूर सवाल पूछिए। कई बार ऐसा होता है कि हम सिंपल समझते हैं कि हम चलिए, हमारा कोई केस है, हम पुलिस वाले के पास चले गए, कोई वैसा केस है तो वकील के पास चले गए, बीमार है डॉक्टर के पास चले गए, लेकिन जो इन सारे खर्चों को मैनेज करता है वो फाइनेंशियल एडवाइजर आप नहीं रखते हो, और इसीलिए फंस जाते हो। जी, छोटा सा सवाल और छोटा सा जवाब आपका चाहिए शो के लिए कि जो डिजिटल एसेट्स हैं, जैसे क्रिप्टो करेंसी है, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी है, इसके किसी झांसे में ना फंसे, इसके लिए क्या किया जाए? अब मैं एकदम तो नहीं कहूँगी कि क्रिप्टो एसेट्स में जाना ही नहीं चाहिए, क्योंकि हम देख रहे हैं कि काफ़ी बाकी देश काफ़ी इन्वेस्ट कर रहे हैं। USA खुद बहुत उन्होंने ऑब्जेक्टिव रखा हुआ है। तो हम सिर्फ ये कहेंगे कि जिस भी क्रिप्टो एक्सचेंज से आप ले रहे हो, वो पहली बात उसको अच्छी तरह देख लीजिए वेदर दिस इज़ अ जेन्युइन एक्सचेंज और नॉट, क्योंकि इट्स नॉट जस्ट इन इंडिया के बाहर भी देखा गया है कि जहाँ भी लोग आपको कहते हैं कि आप ये सिक्योरिटीज़ ले लो और इसकी पेमेंट आप क्रिप्टोज में कर दो, उसमें कुछ ना कुछ धोखाधड़ी हो सकती है। राइट, और ये अगर आप दे भी रहे हो, किसको दे रहे हो? अगर किसी इंडिविजुअल के नाम दे रहे हो या किसी कंपनी के नाम में दे रहे हो, बट उस कंपनी में तो आप इन्वेस्ट ही नहीं कर रहे, आप इन्वेस्ट किसी और कंपनी में कर रहे हो, क्रिप्टो किसी और को दे रहे हो, तो वो डेफिनेटली एक केस फ्रॉड का हो सकता है। तो क्रिप्टो अभी लीगली भी हमारे देश में पूरी तरह क्लैरिटी नहीं है। राइट, तो आई थिंक हमें पूरी क्लैरिटी जब मिल जाएगी सरकार से, उसके बाद ही ज़्यादा इन्वेस्टमेंट क्रिप्टो में करना चाहिए। हालांकि फ्यूचर कहते हैं कि शायद क्रिप्टो करेंसी ही रहेगी, बट इवन रेगुलेटरी फ्रेमवर्क एकदम क्लियर जब हो जाए तभी इन्वेस्ट किया जाए। जी, बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का स्टूडियो में आने के लिए और इतने सारे अच्छे अच्छे जवाब देने के लिए, हमारे दर्शकों को समझाने के लिए। पैसा बोलता है कि इस कड़ी में फिलहाल इतना ही। आप अपनी राय, अपनी सजेशंस हमें ईमेल कर सकते हैं। ईमेल आईडी नोट कीजिए dgurduspecials@gmail.com। इसी के साथ हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। आदाब। धन्यवाद।